Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your friends, your relative, your parents all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing motion in the two dimensions, and in the last session, I think we had discussed the question regarding on the uh, this first topic we had done with uniform circular motion we had completed, and non-UCM also we had completed. And you are required to solve the questions correspondent to the UCM, non-UCM we already had done with. And you required to solve the question correspondent to the horizontal projectile motion and oblique projectile motion. तो आज वो आपको सॉल्व करके लाना था. देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर आपको JEE नीट अगर क्रैक करना है तो you must give at least 8 hours for every subject per week. उसमें आपको JEE और नीट के जो लीगल क्वेश्चंस है उसका जो स्पेशली असाइनमेंट जो होता है, जो सारे सब्जेक्ट में आपको देना सर देते होंगे, तो वो आपको सॉल्व करना होगा. पूरा टाइम दे के आपको, मतलब पर्टिकुलरली उसमें आपको टाइम दे के सॉल्व करना पड़ेगा. जितना टाइम आप दोगे, जितने MCQ सॉल्व करोगे, उतना आपको बेनिफिट रहेगा. सो फ्रेंड्स, अभी कुछ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन अगर किसी को डाउट है तो हम वो ले लेते हैं. उसके बाद हम ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. चलो फ्रेंड्स, टेल मी, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नॉन UCM के लिए किसी को पूछना है? क्वेश्चन नंबर 1 to 20. 14. क्वेश्चन नंबर 9. नॉन UCM में या प्रोजेक्टाइल में? 14. नॉन UCM में पूछना चाहते हो? किसके टॉपिक में, किस टॉपिक में पूछना चाहते हो? बोलो फ्रेंड्स. ये 9th क्वेश्चन एसी वाला, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे आप, और 2 kg स्टोन वाला? Yes, sir. ओके. A 2 kg stone at the end of the string 1 meter long is whirled in the vertical circle. देखो ये vertical circle है, पहली बात तो ये है, with a constant speed. The speed of the stone is a 4 meter per second. Then the tension the string will be 52 Newton when the stone is okay. देखो ये आपका दिया हुआ है कि आपका जो UCM हो रहा है, मतलब ये जो नॉन UCM हो रहा है, जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो दिया हुआ है हमको कि वो वर्टिकल प्लेन में हो रहा है. So it is mentioned in the question that it is happening in the vertical plane. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये वर्टिकल प्लेन के बारे में आपको बताया था. 2 केसेस मैंने आपको बताया था कि एट द बॉटम एंड एट द टॉप, दोनों केस में मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू फाइंड द टेंशन. देखो अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बॉटम, तो यहाँ पे 2 फोर्सेस उसके ऊपर लगेंगे, मार्जिन नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ. So at this point, I can say at this point, at the bottom point, assume that the bottom point is a point A. So for point A, the centripetal force, that is the towards the center force, will be equals to T minus G.
दैट मीन्स एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू टी माइनस मार्जिन। तो यहाँ पे जो टेंशन का वैल्यू होगा वो माजी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर रहेगा। ये किसकी बात है? बॉटम। बॉटम पॉइंट की बात है। बट अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो टेंशन भी नीचे की तरफ लगेगा, उसका खुद का भी हाँ नीचे जी। की तरफ होगा। तो टुवर्ड्स द सेंटर, सो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, FC is equal to T plus margin. या एग्जैक्टली एट द टॉप मोस्ट पॉइंट आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा दैट विल बी अ माजी प्लस टेंशन। सो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू माजी प्लस टेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी शुड बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस। माइनस margin. तो ये दोनों चीज़ आपको ऑलवेज याद रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको ये पूछा है कि टेंशन 52 न्यूटन है, तो पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, वो कौन से कहाँ पे होगा वो। तो एक काम करते हैं, हम दोनों जगह पे टेंशन को फाइंड करते हैं। एम का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मास इज अ 2 kg, जी इज अ 10, मास 2, वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16, रेडियस इज द लेंथ ऑफ द रेडियस इज अ विल बी द लेंथ ऑफ द दिस स्ट्रिंग। सो आप देख सकते हो कि ये 32 प्लस 20 तो हो जाएगा 52 न्यूटन हो जाएगा। तो कौन से, देखो पहला केस में ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कौन से पॉइंट पे ये टेंशन हमने फाइंड किया, तो कौन से पॉइंट पे हमने फाइंड किया है 52? बॉटम पॉइंट। तो इस Bottom. that should, the answer should be the bottom part of the circle. Is that clear to you? Yes, sir. Is that clear? Yes sir. चलो, और किसी ने पूछा है कुछ चैट बॉक्स में लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, 17, 19. ओके 14, 17 एंड 19. ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट। ये रहा 14 क्वेश्चन। तो क्या लिखा है देखो भैया, a particle originally at the rest at the highest point of a smooth vertical circle is now slightly displaced. It will leave the circle at the vertical distance h below the highest point such that, okay, तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि ऑब्जेक्ट है ना, कुछ डिस्टेंस के बाद वो सर्कुलर मोशन करना बंद करता है, वो वहां से लीव हो जाता है। तो एच का वैल्यू कितना होना चाहिए, एच का वैल्यू क्या होना चाहिए? A particle originally at the rest at the highest point of the smooth vertical circle is slightly displaced. Okay. So मुझे ये करना है कि वो एच का वैल्यू कितना होना चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस एच बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि वो यहाँ से इस पॉइंट से वो रिलीज हो रहा है, मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन, मतलब जो सरफेस के साथ कांटेक्ट है वो रिलीज हो जा रहा है। सरफेस के साथ उसका जो कांटेक्ट है वो टूट जाता है। तो दैट द वैल्यू ऑफ द एच शुड बी, ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा
जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ये डायरेक्शन में होगा. Gravitational force will be in this direction. Okay. Okay. अब ये माजी का कौन सा वाला कंपोनेंट है जो टुवर्ड्स द सेंटर है यहाँ पे? चलो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल थीटा है, तो माजी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कोस. माजी. कोस. ओके. So at this point I can say the centripetal force is provided by माजी cos theta. But centripetal force का जो फॉर्मूला होता है mv²/r is equals to माजी cos theta. अब I had assumed that the velocity here is a v and that is why the centripetal force can be given by mv²/r. तो यहाँ पे मैंने थीटा assume किया है. अच्छा, तो कोई मुझे बताएगा ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला, ये एंगल मैंने थीटा assume किया हुआ है, साइन थीटा. तो ये वाला एंगल कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? ये थीटा है, टोटल 90 होगा, टोटल 90 होगा. ये 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. माइनस थीटा. 90 में थीटा. और क्या ये जो डिस्टेंस है उसको मैं r माइनस एच बोल सकता हूँ? r माइनस एच. यस सर. तो लुक एट दैट ट्राइंगल, लुक एट दैट ट्राइंगल एंड मुझे ये बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये ट्राइंगल देखो, ये दिस, लुक एट दिस ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है ना वो देखो, तो वहाँ पे साइन ऑफ एंगल क्या होगा? ये हमारा एंगल है अल्फा, तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट जो हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा? आर माइनस एच. और अपॉन हाइपोटेनियस एच आर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सर हाइपोटेनस आर कैसे हुआ वो पता नहीं. वो तो रेडियस ही होगा ना सर्कल का. हाँ यस सर. सेंटर से सर्कमफ्रेंस को कनेक्ट करोगे तो रेडियस ही मिलेगा ना आपको. यस सर पता सर. बट ये अल्फा क्या है? तो बोले 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, तो कोस यस सर. आर माइनस एच अपॉन आर. तो अब यहाँ पे एम एम गेट कैंसल्ड, v²/r इज इक्वल टू g इंटू कोस थीटा. कोस थीटा के बदले क्या लिखूं? आर माइनस एच. So this is also get cancelled. So v square is equals to g into r minus h. So the equation यहाँ तक समझ में आया आपको फ्रेंड्स? यस सर. अब फ्रेंड्स सोचो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 था और वो कितना नीचे आया? h जितना वो नीचे आ गया वर्टिकली. मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में h जितना डिक्रीमेंट होगा. सो हियर ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्सेशन हो जाएगा उसके काइनेटिक एनर्जी में. सो हियर पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, into the kinetic energy. So I can say decrement in the potential energy is equals to increment in the kinetic energy. तो अगर ऑब्जेक्ट ने h जितना नीचे आया वो h जितना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में mg h जितना डिक्रीमेंट होगा.
और काइनेटिक एनर्जी पहले 0 था, अब हो गया, वेलोसिटी भी अचीव हुआ, तो इट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv²। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि v² इज इक्वल्स टू 2gh। तो अब मैं है ना वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, v² के बदले 2gh, तो 2gh इज इक्वल्स टू g इंटू आर माइनस एच, जी गेट कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल्स टू जी माइनस एच, तो 3h इज इक्वल्स टू आर माइनस एच, तो 3h इज इक्वल्स टू आर, तो h इज इक्वल्स टू, इट शुड बी r/3 आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. तो पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट अप्लाई किया, उसके ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 मिला, और फिर उसने एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जेशन हो रहा है, ऐसा सोच के हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव किया, और दोनों को कंपेयर किया तो हमको ये एच का वैल्यू मिल गया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या आपको ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। उसके बाद 17 क्वेश्चन है ना, 14 के बाद है 17, या the maximum velocity at the lowest point so that the string just slack at the highest point in vertical circle of a radius L। ओके, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सर क्वेश्चन बराबर समझ में नहीं आया। मैंने अभी समझा ही नहीं है, मैंने अभी समझा, क्वेश्चन ही नहीं समझा है मैं अभी। जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, जस्ट वेट। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि पहली बात तो ये कि वर्टिकल सर्कल है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल है? वर्टिकल। वर्टिकल सर्कल। दूसरी बात ऐसा पूछा है कि आपको है ना, ये ऑब्जेक्ट को जब वो नीचे था, एट लोएस्ट पॉइंट पे था, तब आपको वहाँ से उसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करना है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मच द मिनिमम वेलोसिटी यू इम्पार्ट, यू अप्लाई, सो दैट द स्ट्रिंग इज ऑलमोस्ट बीइंग स्लेकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। स्लेकन का मतलब, स्लेक का मतलब वहाँ पे उसका टेंशन खत्म हो जाता है, वो वहाँ पे टेंशन लेस हो जाती है। तो आपको यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है तो आपको यहाँ से उसको फोर्स प्रोवाइड करना है, उसको मारना है, उसको सपोज कि हमने v जितना वेलोसिटी अप्लाई किया, और फिर वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आते 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 स्ट्रिंग को वहाँ पे स्लेकन हो जाना है। स्लेकन हो जाना है उसका मतलब वहाँ पे उसका टेंशन 0 हो जाना है। तो ऐसा हो जाए तो उसके लिए हमको यहाँ पे नीचे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना वेलोसिटी अप्लाई करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन है। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो v' है। चलो, तो मुझे है ना ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मुझे क्या करना है, वहाँ पे आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करना है। तो एक काम करो, लेट एट टॉप, सर पहले क्या बोल रहे हो? पहले रेस्ट पे था वो ऑब्जेक्ट। हाँ, पहले नीचे है, देखा, द मैक्सिमम वेलोसिटी at the lowest point so that the string just slack at the highest point। मतलब क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट किया मोशन करने का? बॉटम। हाँ, तो वहाँ पे आपको कितना वेलोसिटी अप्लाई करना है सो दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट वो स्ट्रिंग स्लैक हो जाए। तो लेट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड इज अ v'। तो यहाँ पे आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन।
tension. नहीं, टेंशन प्लस माजी. Here the centripetal force is provided by T plus माजी. So mv dash square by r इज इक्वल टू माजी. मैंने टी को निकाल दिया. क्यों? बिकॉज वहां पे स्ट्रिंग क्या हो रहा है? Slack. स्लैग हुआ है. स्लैग का मतलब ही वही हुआ कि वहां पे एकदम रिलीज हो गया टेंशन. दैट इज कॉल्ड द स्लैग टर्म. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वी डैश स्क्वायर जो है ना उसका वैल्यू आर जी जितना. यहाँ पे आर के बदले एल लिखना पड़ेगा, एल जी. तो ये वी डैश स्क्वायर का मुझे वैल्यू मिल गया. चलो ये समझ में आया आपको? अब अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. So initial mechanical energy is equals to final mechanical energy. That is initial potential plus kinetic energy is equals to final potential plus kinetic energy. So final potential plus kinetic energy. देखो जब कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो एनर्जी को लॉस कर रहा है, जो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ऐसा कोई एनर्जी लॉस करने वाला फोर्स अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है पिक्चर में, तो हम वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो जीरो है. हम ऐसा मान के चलते हैं कि यही हमारा अर्थ का सरफेस है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो. इनिशियल स्टेट मतलब ये स्टेट बॉटम मोस्ट. और वहाँ पे मैंने v जितना वेलोसिटी इंपार्ट किया है, वहाँ पे v जितना वेलोसिटी इंपार्ट, वही तो मुझे फाइंड करना है. चलो कोई मुझे बताएगा. अब ये 1 है हमारे लिए, ये 0.2 है, तो 0.2 पे कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. वो ग्राउंड से उसका डिस्टेंस जो है ना वो कितना बढ़ गया. देखो अब वो कितने हाइट पे पहुंच गया. मुझे बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? 2r. 2r के बदले 12 लिख दो. mgh, h is equals to 2l. पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, h is equals to 2l. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर, बिकॉज मैंने वहाँ पे वी डैश जितना वेलोसिटी है ऐसा अज्यूम करके मैं आगे बढ़ा हूँ. अब m एंड m इज टेकन कॉमन एंड गेट कैंसल्ड. तो अगर वी स्क्वायर को सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो इट विल बी 2gl इंटू 2, तो दैट इज 4gl प्लस ये 2 जाएगा तो वी डैश स्क्वायर. देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इक्वेशन नंबर 1 तो ऐसा बता रहा है कि वी डैश स्क्वायर तो क्या है? आर जी है, मतलब एल जी है. तो क्या हो जाएगा? 4lg plus lg. So the answer will be equals to 5lg. So how much the velocity you need to provide? 5lg. Root 5 lg. So that is the answer. क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? Yes sir. Is it clear friends? Yes sir. चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. Yes, sir. A body of a mass m, a body of a mass m hangs at one end of a string of a length L and the other end is a fixed. It is given the horizontal velocity so that the string will just reach the where it makes an angle 60 degree. Okay, तो वापस से वही टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे वो स्लैगन कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे एंगल 60 डिग्री हो रहा है. यहाँ पे कहाँ पे वो स्लैग हो जाता है? जहाँ पे एंगल 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है. बाकी क्वेश्चन का जो पूछने का स्टाइल है वो वही है. तो देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे एंगल है तो थोड़ा टिपिकल, थोड़ा हमको यहाँ पे करना पड़ेगा. ओके वापस से वही क्वेश्चन है कि आपको ये जब ऑब्जेक्ट बॉटम पे था तो हाउ मच फोर्स यू रिक्वायर टू अप्लाई, how much velocity you require to apply so that it would just reach at the angle 60 degree.
and tension of the string, the tension in the string at the mean position, मतलब at आपको mean position पे tension find करना है. फिर से a body of mass m hangs one end at the string of length l and the other end is fixed. It is given an horizontal velocity so that string would just reach at the angle 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री तक वो एंगल बनेगा, इस हिसाब से स्ट्रिंग पहुंचेगा. मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भैया? 60 डिग्री. तो यहाँ पे पहुंचेगा. ओके. और यहाँ पे क्या पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी जस्ट रीच का मतलब क्या हुआ कि वहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? 0. 0 है. तो यहाँ पे v हमने दिया है, वहां पे 0 हो जाएगा वेलोसिटी. तो चलो सबसे पहले है ना हम अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो इसको मैं 0.1 बोल देता हूँ, इसको मैं 0.2 बोल देता हूँ. तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल, सो इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. इनिशियल पोटेंशियल 0 बिकॉज बॉटम से स्टार्ट किया है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई कैन से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई कैन से हाफ mv². फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आई कैन से mgh. आई हैड अज्यूम्ड दैट ये जो डिस्टेंस है वो मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि h है. तो अब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी अचीव होगा वो mgh जितना होगा बिकॉज उसने h जितना हाइट रेस किया. एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0 बिकॉज वहां पे जस्ट रीच का मतलब वहां पे जाके स्टॉप हो रहा है. m get cancelled from both the sides, so v² is equals to 2gh. बट आप फ्रेंड्स ध्यान से देखो, तो एक काम करते हैं, इसको मैं है ना y बोल देता हूँ. तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है. तो मुझे फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो, तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? देखो तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल, लुक एट दिस ट्राइंगल. L upon अरे कोस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. y upon x. y upon. तो कैन आई से y इज इक्वल्स टू L cos 60. Yes sir. अब जो h का वैल्यू आप देख सकते हो कि y प्लस h को मिला के क्या मिलेगा आपको? y प्लस h दोनों को ऐड करके आपको क्या मिलेगा? L. L. तो h शुड बी इक्वल्स टू L माइनस वाई, बट y तो L cos थीटा है, तो L माइनस L cos थीटा. तो नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ द h, L कॉमन 1 माइनस cos थीटा. So this is the value of h. So now I can say v² is equals to 2gh into h के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे? 2g h के बदले l इंटू 1 माइनस को. वैसे थीटा का वैल्यू हमको पता है 60 डिग्री है, बट वो लास्ट में मैं प्लेस करूंगा. मैं पहले जनरलाइज्ड फॉर्मूला यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उसके बाद थीटा का पर्टिकुलर वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे. चलो अब मुझे बताओ बॉटम मोस्ट पॉइंट में सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है? माजी नीचे M. T minus माजी. perfect. So for bottommost point, so tension is equals to acha. So I can say mv² by L so T is equals to माजी प्लस mv² by L. अब फ्रेंड्स हमको ये v² का वैल्यू पता है 2gl 1 माइनस कोस थीटा. तो m बाई l इंटू v² का वैल्यू 2gl इंटू 1 माइनस कोस थीटा. सर उधर दिखता नहीं है. हाँ
ओके, तो अब टी का वैल्यू क्या रहेगा, माजी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, बट वी स्क्वायर का वैल्यू हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, 2gl 1 माइनस कोस थीटा, तो एल एल गेट कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा माजी प्लस 2 माजी इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो फ्रेंड्स माजी कॉमन, सो 1 प्लस 2, 3 plus. कैन आई से 3 माइनस 2 कोस थीटा, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? देखो तो बराबर है फ्रेंड्स, इज इट ओके, यस और नो? Yes, sir. So you Yes, can sir. apply this shortcut. 3 cos theta नहीं आएगा sir? क्या बोल रहे हो? सर फिर वो 2 plus 1 3, फिर वो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है ना? क्या यार, देखो आप एक काम करो, नहीं पता चल गया, अभी पता चल गया। हाँ ऊपर का जो स्टेप है ना वहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो माजी प्लस 2 माजी माइनस 2 माजी कोस थीटा, तो माजी प्लस 2 माजी मतलब 3 माजी, तो 3 माजी माइनस 2 माजी कोस थीटा, माजी कॉमन 3 माइनस 2 कोस थीटा, इज दैट क्लियर? यस सर क्लियर। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो कोस 60 तो क्या होता है 1/2। 1/2, 1/2 टू कैंसिल, तो 1 बचेगा, 3 माइनस 1 मतलब 2 बचेगा, 2 कैंसिल, फिर बचेगा 3 माइनस 1 मतलब 2, तो ये आपका आंसर आएगा 2 माजी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन योर आंसर इज इक्वल टू 2 माजी। तो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। Yes, sir. देखो फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो JEE के लेवल के हैं, तो आप अगर प्रैक्टिस करते हो ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन आप खुद एक बार सॉल्व कर दोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा, और वही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में, नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करने में काम आएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपको फिर से बोलता हूँ, थोड़ा टाइम दो आप, ऐसा नहीं है कि JEE के लेक्चर में ऐसे ही आ जाओ, आप थोड़ा घर पे 7-8 घंटा फिजिक्स को जो असाइनमेंट दिया है उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, थोड़ा सोचो, अगर समझ में ना आए तो सॉल्यूशन एक बार देखो, फिर से वापस से ट्राई करो, 7-8 घंटा बिताओ, आप थोड़ा ट्राई करो, पर्टिकुलरली फिजिक्स में ये ज़रूरी है। तो क्या ये समझ में आया भैया? चलो, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके सिवा किसी को पूछना है कोई इसमें से? फ्रॉम द नॉन UCM लास्ट कॉल। Anybody wants to ask the question from the non-UCM last call? किसी को पूछना है? क्वेश्चन नंबर 33, ओके। हेत, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अ कॉइन प्लेस्ड इन द रोटेटिंग टर्न टेबल, इसी की बात कर रहे हो? Yes, sir. तो दिस इज अवर टेक्सचुअल क्वेश्चन, हमारे टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन था, याद है? वो 4 सेंटीमीटर, एक 2 कॉइन रखे थे, तो कौन सा वाला कॉइन स्लिप हो जाएगा, वो क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 5 में। Yes, sir. तो उसी ट्रैक पे करना है आपको, ओके। मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको समझ में आया ना? Yes, sir. तो चैप्टर नंबर 5 में एक क्वेश्चन था, एक डिस्क के ऊपर कॉइन रखा था और फिर पूछा था कि कौन सा कॉइन वहां से स्लिप हो जाएगा, याद है? किसी याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. तो वही Yes, क्वेश्चन sir. है यहाँ पे, तो यहाँ पे वही पूछा है कि भाई हम मैक्सिमम कहाँ तक रख सकते हैं कॉइन को,
तो मैक्सिमम कहाँ तक रख सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको उसी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही बताया था ये, कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको कि कहाँ तक हम रख पाएंगे कॉइन को। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है, आप वहाँ पे मेथड देख लेना। ओके, इज इट ओके? Yes, sir. चलो बताओ मुझे कौन सा क्वेश्चन कराऊँ अभी मैं। नॉन म्यूजियम लास्ट कॉल। चलो अब मुझे ये बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बताओ कोई क्वेश्चन। किसी को पूछना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में? फ्रेंड्स, आप लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं किया है? चलो मुझे ये बताओ, किन लोगों ने सॉल्व किया है ये असाइनमेंट? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आई विल सॉल्व द रिमेनिंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। क्रिटिकल में हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6, या आई थिंक क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 8 तक कराया था। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. क्रिटिकल में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कराया था आपको, तो मैं ना क्रिटिकल वाले क्वेश्चन आपको अभी करा रहा हूँ। आप प्लीज़ फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम आओ तो ये जो भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है उसको कंप्लीट करके लाना कंपलसरीली। ओके, तो मैं अभी क्रिटिकल जो थिंकिंग वाले क्वेश्चंस है वो अभी आपको करा रहा हूँ। आप नेक्स्ट टाइम आओ तो कंपलसरीली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करके लाना। क्रिटिकल में मैंने 8 तक आपको कराया था, 9 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ऐसा है कि अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोड हैज अ bead which can slide along its length and initially placed at the distance from one end A of the road. The road is set in the angular motion about uh, about A with a constant angular acceleration alpha. If the coefficient of the friction between the road and the bead is a mu and the gravity is neglected, then the time after which the bead starts slipping. ऐसा क्वेश्चन है। A long horizontal road has a bead which can slide along its length and initially placed at the distance L from one the end. अच्छा, मैंने ये आई थिंक ट्राई किया था बट हो नहीं पाया था हमारे से, ऐसा कुछ हुआ था ना ये क्वेश्चन में। तो फिर से ट्राई कर लेते हैं। A long horizontal road has a bead which can slide along its length and initially placed at the distance L from one of the end L. At the distance L from one end A of the road. तो एक रोड है, उसका एक एंड जो है वो हमको दिया हुआ है कि वो ए है, और वहां से ये उसको रोटेट करना है। हो जाएगा, अब हो जाएगा। ओके, देखो ऐसा सिचुएशन है।
So we have a road and that is going to be rotated with respect to the axis passing from the point A itself. इसके रिस्पेक्ट में उसको रोटेट करवाना है। ये पॉइंट ए है और इससे हमने किस डिस्टेंस पे एक बीड को रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो बोले एल डिस्टेंस पे। और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि द रोड इज सेट इन द एंगुलर मोशन अबाउट द ए विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। उसका कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द बीड इज म्यू and gravity is neglected, then after which time the bead starts slipping। देखो सीधी सी बात ऐसी है कि ये रोड जब रोटेशनल मोशन करेगा तो रोड के लिए वो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। मुझे ये बताओ कि रोड के ऊपर ये बीड पड़ा हुआ है, तो बीड जो है उसके लिए रोड क्या हो जाएगा? मैं सपोज के लिफ्ट में बैठा हूं तो मेरे लिए लिफ्ट क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये रोड क्या हो जाएगा? बीड के लिए रोड क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेंड्स, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बीड? सो बेसिकली माजी नॉर्मल, माजी एक लगेगा उसके ऊपर, उसका खुद का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। और कौन उसको टुवर्ड्स द सेंटर, देखो सर्कुलर मोशन तो है ही उसका, फ्रिक्शन, तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो उसको रोक के रखेगा वहां पे। तो नॉर्मल फोर्स माजी। तो अगर बीड को आपको नहीं रोटेट, उसको स्लिप नहीं करवाना है, अगर ये बीड को आपको स्लिप नहीं करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? mv² by r less than static। हाँ एग्जैक्टली। तो इफ यू डोंट वांट टू मेक दिस बीड टू बी स्लिप, तो आपका जो ये mv² by r जो है, बट यहाँ पे r के बदले l आएगा, mv² by l जो है दैट मस्ट बी लेसर इक्वल्स टू fs मैक्सिमम। अब fs मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आपको, अब और एक चीज़ है, v इक्वल्स टू क्या होता है? v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा। तो mv² के बदले r² ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे r तो l है, तो l² ओमेगा स्क्वायर बाई l इज लेसर इक्वल्स टू fs मैक्सिमम। का मतलब क्या होगा? fs मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू एसएन, म्यू एस एन, एन के बदले माजी। कैन आई से दिस? एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक एल ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेसर इक्वल्स टू म्यू जी। तो ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेसर इक्वल्स टू म्यू जी बाई एल। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस at होता है। तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला को कन्वर्ट करो, v के बदले क्या आएगा? ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अल्फा इंटू टी। बट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो v इज इक्वल्स टू अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा टी, बिकॉज v नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर शुड बी लेसर इक्वल्स टू म्यू जी बाई एल। तो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू फाइंड द टाइम, तो आफ्टर विच टाइम, हाँ तो ये t भी फाइंड करना है हमको। तो t इज इक्वल्स टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू जी बाई एल अल्फा स्क्वायर। तो t is equals to root mu g by L alpha square, that should be the answer. So I can say 1 upon alpha root mu g by L, that should be the answer.
1 upon alpha root mu g by L. So this is the answer. So let's see whether we got the same answer or not. 1 upon alpha, देखो वहाँ पे ही अटके वापस से। हमने लास्ट टाइम भी वहाँ यही मैंने सॉल्व किया था लास्ट टाइम भी, और यहाँ पे भी यही हुआ है। हमारा जो आंसर आया था वो ये आया था कि 1 अपॉन अल्फा रूट म्यू जी बाई एल, ऐसा कुछ आया था। और यहाँ पे कुछ आंसर आ रहा है म्यू बाई अल्फा रूट अल्फा, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ सर, यही मिला था हमको पिछली हमको बार। लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था ना। यस सर, सेम ही किया। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर आना चाहिए। तो लेट मी सी द सोल्यूशन। लास्ट में भी मैंने यही सॉल्व किया था और यही मैंने लाया था आंसर। तो अब देखते हैं क्या है। देखो ये तो बराबर है, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये तो मैंने भी किया है, यही तो किया था, यही तो किया था, यही तो किया है म्यू आर। अब ये क्या किया, आर इज इक्वल टू म्यू जी। ये क्या है, बराबर तो है, आर इक्वल टू माजी होना चाहिए, तो माजी के बदले म्यू ए लिया है। ओके ओके ओके, देखो ये एक्चुअली रोटेशनल मोशन में एक केस आएगा, उसमें आपको पता चलेगा। अभी इसको रहने देते हैं, इसको थोड़ा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको रहने दो। अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ओके, स्मॉल ब्लॉक, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। उसमें मैंने जो आंसर दिया वो बराबर है, बट अभी एक रिलेशन है अल्फा एंड जी के बीच में। आपको एक रिलेशन मिलेगा अल्फा एंड जी के बीच में, वो रोटेशनल मोशन होने के बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद ये आंसर तक हम पहुंच पाएंगे। वैसे मैंने जो किया वो भी बराबर है, और उसमें मुझे एल को एलिमिनेट करना है और पिक्चर में म्यू एंड अल्फा के फॉर्म में लाना है। तो वो रोटेशनल मोशन में एक केस आएगा, उसके ऊपर से पता चलेगा आपको। अ small block is shot into each of the 4 track as shown in figure. Each of the tracks raises to the same height. The speed with which the block enters the track is the same in all the cases. So at the highest point of the track, the normal reaction is maximum in which case? चलो, क्वेश्चन ऐसा है कि कौन से केस में नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन है।
अलग अलग ट्रैक है, अलग अलग ट्रैक्स है, सबका हाइट सेम है, सबका हाइट सेम है, बट उसका जो ट्रेजेक्टरी है, ट्रेजेक्टरी वो अलग अलग है। तो कौन से केस में नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा? देखो यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से अगर सारे ट्रैक अगर फ्रिक्शन लेस है, अच्छा सबका रेडियस अलग अलग है, सबका रेडियस अलग अलग है, सबका अगर इसका सर्कल ड्रॉ करने बैठे तो वो ऐसा आएगा, पता नहीं चल रहा है। पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट सरफेस के अंदर की साइड होगा, तो नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ आएगा, जी बी नीचे की तरफ आएगा, मा जी बी। तो क्या होगा कि एट द हाईएस्ट पॉइंट आई कैन से द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एन प्लस मा जी। सो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू एन प्लस मा जी। तो मतलब मुझे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस मा जी। तो जिसका रेडियस सबसे कम उसका नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा। तो ये फिगर के ऊपर से पता नहीं चल रहा है कि किसका क्या है, तो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। सर ए आएगा सर। देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा है। हाँ देखो, हमने तो वही फॉर्मूला तो वही प्रूव हुआ। देखो नॉर्मल रिएक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट कैन बी गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r माइनस मा जी। तो जिसका रेडियस सबसे कम होगा उसका रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो कि ए का रेडियस सबसे कम है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका रिएक्शन सबसे ज़्यादा है। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? द रेडियस इज अ मिनिमम इन द पाथ ए एंड दैट इज व्हाई आर रिएक्शन फोर्स इज अ मैक्सिमम। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। चलो ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सिंपल पेंडुलम आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन ऐसा है कि अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट द डैम्पिंग, then the displacement of the body bob is less than the maximum। तो अब कोई बॉब है ना, तो वो उसका जो पाथ है उसके वो मैक्सिमम पोजीशन के बीच में कहीं पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ए? एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? सर डैम्पिंग का डैम्पिंग का मतलब ऐसा हुआ कि ग्रेजुअली उसका मोशन स्टॉप हो जाना, उसको डैम्पिंग बोलते हैं। तो वो ओके damping सर। है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा है, ओके तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा और जो बॉब है ना वो अभी यहाँ पे है। तो देखो आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं है? यस सर। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा कि नहीं होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन होगा ऐसा सर। होता है, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन ऐसा होता है कि थ्रू आउट द मोशन उसका स्पीड इक्वल रहता है। तो क्या इसमें स्पीड इक्वल रहेगा क्या? नो सर। नो सर। हाँ, जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा एंड पॉइंट पे तो उसका स्पीड 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे उसका स्पीड 0 हो जाएगा, यहाँ पे उसका स्पीड मैक्सिमम होगा। तो क्या ये यूसीएम है कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ।
नहीं है सर। नहीं है। तो अगर नॉन यूसीएम में है तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। कोई मुझे बताएगा कौन कौन से दो टाइप के? अगर यूसीएम एक टेंजेंशियल होता है एक तो। हाँ, तो दो एक्सेलरेशन होते हैं। अगर यूसीएम है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो फिर एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। बट नॉन यूसीएम में क्या होता है कि दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है और दूसरा टेंजेंशियल भी होता है। अब मुझे ये पता करना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है। तो सोचो कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सोचो कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो जब वो ऊपर जा रहा है तो उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो फिर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा? वो जो ऊपर जा रहा है तो उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट। तो एक्सेलरेशन मतलब फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ना, वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ही उसका स्पीड डिक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मुझे क्या करना है, उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाऊंगा। तो ये पैरेललोग्राम अगर मैं बना देता हूँ तो अब जाके मुझे पता चलेगा कि इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है ना, वो ये डायरेक्शन में मिलेगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो मुझे ये बताओ कि ये चार में से ये ऑप्शन किस में है? मतलब मैंने जो किया वो इस टाइप का एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये रहेगा। ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये आपका हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये आपका रिजल्टेंट। तो मुझे वही पता करना था कि भाई रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में आएगा। सोच के बताओ कि एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। वैसे इतना करने की जरूरत भी नहीं है, देख के ही पता चल जाएगा। देखो, ये ओनली सेंट्रीपिटल है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ये ओनली टेंजेंशियल है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और नीचे की तरफ हो तो ऐसा तो पॉसिबल, एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ होता तो वो नीचे चला जाता, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यही वापस आएगा। मैंने उसको वैसे मैंने वो डायग्राम ड्रॉ करके भी मैंने प्रूव कर दिया, वैसे लॉजिकली भी आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन कौन सा फंडामेंटल यहाँ पे अप्लाई हुआ कि अगर यूसीएम है तो ओनली इट विल हैविंग ओनली अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, and for the non-uniform circular motion it can possess the two acceleration, centripetal as well as a tangential। और resultant acceleration का अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको पैरेललोग्राम से उसको मिल सकता है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? इज इट ओके फ्रेंड? सर आपने बी बोला, पर उसमें तो हमको सिर्फ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ही दिखाएंगे ना, मतलब वो तो टेंजेंशियल। क्या बोल रहे हैं? सर उसमें तो हमको एक ही दिखाएंगे ना, दो थोड़ी दिखाएंगे। कहाँ पे? जो ऑप्शन बी में आपने बोला ना। क्या बोला? क्या इधर ऐसा मतलब कि इसमें तो सिर्फ टेंजेंशियल। ऑप्शन बी में तो आपको टेंजेंशियल ही मिल रहा है, बट आपको पता है कि द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल। तो ऑप्शन ए एंड बी में तो एक ही बताया है, खाली रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऐसा बोला है कि भाई टुवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स सेंटर होगा, यहाँ पे टुवर्ड्स टेंजेंट होगा। तो ये दोनों में से एक भी आ नहीं सकता है, बिकॉज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल। तो ये दोनों को कंबाइन करते हैं ए एंड बी को, तो उसके बाद आपको रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अभी को करना क्या था आपको? तो वही करना था कि आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड करना था। तो यहाँ पे उन लोगों ने चार डायरेक्शन दिया है रिजल्ट एक्सेलरेशन। ये उन लोगों ने ये बताया कि भाई रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में होगा, फिर ये डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि ये दोनों डायरेक्शन ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन, बिकॉज दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, देखो ऑप्शन ए कब होता, जब यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल। मोशन होता तो ही ये होता। ये कब होता पता है? ओनली लीनियर मोशन। अगर लीनियर मोशन होता तो ही ये पॉसिबल है कि डायरेक्शन मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता। तो ये जो वाला है दैट इज फॉर द नॉन यूसीएम। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके,
Come to the question number 12. A solid disk rolls clockwise without slipping over a horizontal path which a constant speed v. देखो उसका, देखो ये जो डिस्क है ना वो रोल हो रही है, बट उसका जो सेंटर है ना उसका स्पीड कांस्टेंट है. Then the magnitude of the velocities of the particle A, B and C. ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है और यहाँ पे पार्टिकल C है. तो मुझे ये पार्टिकल A, B एंड C का, पार्टिकल A, B एंड C का मुझे स्पीड फाइंड करना है with respect to the observer standing, with respect to the standing observer are respectively. Okay. ओके देखो एक चीज कंफर्म्ड है. पहले तो क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार समझाने की ट्राई कर रहा हूँ. क्वेश्चन ऐसा है कि एक डिस्क है वो रोड के ऊपर रोटेट हो रही है विदाउट स्लाइडिंग. तो मुझे ये बताओ, हमने रोटेशनल फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि जो पॉइंट या जो लाइन सरफेस के कांटेक्ट में आएगा रोड की, तो वो मोमेंटरली क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा. रेस्ट पे आ जाएगा. एग्जैक्टली. तो मुझे इसका मतलब ऐसा होगा कि पॉइंट सी का वेलोसिटी ऑलवेज कितना होगा? 0 होगा. तो मतलब ये ए एंड डी वाले कैंसिल हो जाएगा. सो इट शुड बी दिस और दिस, बिकॉज पॉइंट सी का तो वेलोसिटी 0 ही होना चाहिए, अदरवाइज तो ये बॉडी जो है ना वो स्लाइड हो जाएगा विदाउट स्लाइड. इट हियर इट इज मूविंग विदाउट स्लिपिंग. अब करना है आपको ये ए का एंड बी का मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है. सी का तो 0 ही होना चाहिए. वैसे देख लेते हैं सॉल्यूशन एक बार. देखो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन किया है. बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन दिया है. देखो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आएगा. मेरी बात ध्यान से सुनना. आप जस्ट इसको देखो, तो ये क्या दिखा रहा है आपको? फॉरगेट आउट दिस. तो ये तीनों पॉइंट सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? तीनों पॉइंट सेम वेलोसिटी जा रहा है, उसका मतलब कि ये जो पूरा डिस्क है वो किस टाइप का मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर. नहीं. देखो ये ए बी एंड सी तीनों पॉइंट का वेलोसिटी राइट साइड में इक्वल है. तो मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी है ना वो कंप्लीटली ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है. लीनियर मोशन. हाँ, तो ये जो फर्स्ट फिगर था ना वो कंप्लीटली लीनियर मोशन के लिए था. तो ये पता चला, देखो प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ये पता चला आपको, प्योर ट्रांसलेशन मोशन. अब प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ कि वहां पे ही वहां पे घूमेगा, मतलब वहां पे ही वहां पे घूमेगा, मतलब सारे पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होगा. अगर प्योर रोटेशनल मोशन होता, देखो दिस इज द प्योर रोटेशनल मोशन, सो एवरी पॉइंट इज हैविंग अ सेम टेंजेंशियल वेलोसिटी. पूरा ऑब्जेक्ट घूमता रहता है. देखो पूरा मतलब चक्कर, मतलब वहां पे ही घूमता रहता है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, वहां पे ही घूमता रहता है. तो दैट इज कॉल्ड द प्योर रोटेशनल मोशन. तो उसमें सारे पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होता है, सारे पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होता है. बट यहाँ पे क्या करना है, मुझे दोनों कंबाइन करना है. मुझे रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग करना है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो. तो इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो सी का इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? देखो एक सी का ये है और एक सी का ये है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द सी क्या हो जाएगा? 0. 0.
अच्छा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द ए क्या हो जाएगा? जी डबल हो जाए। 2v। एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बी क्या होगा? तो बी का एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो देखो फ्रेंड्स, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बी आई कैन से वी आई कैप प्लस वी जे कैप, लाइक दिस। तो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वी आई कैप प्लस वी माइनस जे कैप, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? वी आई कैप माइनस वी जे कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा भैया? क्या वो √2v आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ सीखे कि वैसे रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग क्या है। तो आज पता चला कि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग तो एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ कंबाइंड केस ऑफ अ प्योर रोटेशनल प्लस प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इट इज़ द कंबाइंड केस ऑफ द प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल मोशन। तो इसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। तो चलो, क्या फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया? सर पर ये प्योर ट्रांसलेशन में तो वो नीचे सी पे तो 0 होगा था, फिर बाकी सब पे 0 ही होगा। क्या बोल रहे हो? ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन है ना सर, हाँ, तो उसमें प्योर तो ट्रांसलेशन का सब में देखो देखो, मेरी बात सुनो। प्योर ट्रांसलेशन का मोशन क्या हुआ कि पूरा बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधा जा रहा है, मतलब सारे पॉइंट सेम वेलोसिटी से मोशन में है, उसको प्योर ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। चलो आप बताओ क्या बोलना चाहते हो? तो सर वो स्लाइड होगा। हाँ, 100 मतलब स्लाइड, मतलब 100% स्लाइड होगा, विदाउट विदाउट अ सिंगल रोटेशन, ओनली 100% स्लाइडिंग। अभी पता चल गया सर वो क्वेश्चन क्या। हाँ, और प्योर रोटेशन का मतलब क्या हुआ? 100% रोटेशन विदाउट एनी ट्रांसलेशन मोशन। वो कुछ आगे ही नहीं बढ़ेगा, वहां पे घूमता रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ स्टोन टायर्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड व्हील्ड इन द वर्टिकल सर्कल, वंस अगेन वर्टिकल सर्कल में उसको हम घुमा रहे हैं। ये बहुत बार आया। At the certain instant of time, the stone is at the lowest position and has the velocity of u. The magnitude of a change in the velocity as it reaches to the position where the string is the horizontal becomes horizontal. चलो, क्वेश्चन फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन ऐसा है भैया कि जो स्टोन है ना, ऐसा दिया गया है कि लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पे है स्टोन, और वहाँ पे उसका जो वेलोसिटी है ना वो u है। और फिर वो स्टोन को इस जगह पे आपको ले जाना है कि जहाँ पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो आप देख सकते हो कि अभी स्ट्रिंग का जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल हो गया। देखो तो आप, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गया, और वहाँ पे सपोज के आपको मिल रहा है वेलोसिटी v डैश मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। चलो, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू यू आई कैप एंड वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू, कैन आई से वी जे कैप? यस और नो? ये x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में है। यस और नो? हाथ पे बोल दो। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, तो वी जे कैप माइनस यू आई कैप। तो उसका मुझे मैग्नीट्यूड वैसे फाइंड करना है। तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड का मतलब उसके जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस यू का स्क्वायर तो प्लस वी स्क्वायर। चलो, यहाँ तक पहुंचे आप? यस सर। नाउ अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी।
applying the conservation of mechanical energy. For the point 1 and 2. सर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स ना हो तभी ये यूज हाँ करने का। डेफिनेटली वो एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वही है कि वी विल अज्यूम दैट दिस इज आइडियल सिचुएशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल तो जीरो है बिकॉज बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पे टू सिचुएशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसका हाइट उसके लेंथ जितना बढ़ेगा, देखो ग्राउंड से वो एल जितने हाइट पे आ जाएगा, तो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी mgl एल, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एट दैट टाइम, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgl प्लस एम वी स्क्वायर। मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और m सब में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर दिया। तो वी स्क्वायर को अगर सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, यू स्क्वायर माइनस 2gl हो जाएगा। यस और नो? यस सर, यस सर। तो अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। तो रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बट वी स्क्वायर इटसेल्फ इज अ यू स्क्वायर माइनस 2g। यू स्क्वायर माइनस 2gl। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू रूट में 2u स्क्वायर minus 2gl. We can take a 2 common, so it will be a u square minus gl. And is there any kind of option? यस सर, ऑप्शन डी। Option D. Question number 14 is a theoretical question. You just try to read it out. तो फ्रेंड्स ये जो क्रिटिकल क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे कराया है। और चलो अभी किसी को थोड़ा टाइम है हमारे पास 10 एक मिनट का, तो किसी को पूछना है ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में से किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन? Friends, I also want to say you, when you solve the projectile motion, so I had given them lots of shortcut in the our board lectures. So you just go through that shortcuts. Many shortcuts I already had mentioned in the case of projectile motion when I had discussed the projectile motion in our board regular lecture. So please go through that shortcuts. So this will be very helpful to solve the question corresponding to the projectile motion. तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग नेक्स्ट टाइम आओ तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को ख़त्म करके लाना, उसको थोड़ा सॉल्व करके समझने का ट्राई करना। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दैट वी विल टू स्टार्ट अ 5th चैप्टर, दैट इज़ द लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे मैं इसको एंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, बाय सर। बाय।